के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, अगर बात करूँ सम्राट अशोक की, तो ये सम्राट कब बना, अगर इसकी बात की जाए तो ये जो सम्राट बना था, देखिए अशोक ने 8वें वर्ष के उसमें कलिंग पे आक्रमण तो किया था इसने। सम्राट जो बना ये 273 ईस्वी पूर्व में अशोक सम्राट बना। अशोक जो सम्राट बना, अगर बात की जाए तो ये बना था 273 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, 273 ईस्वी पूर्व में। ये क्या था, मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक। महानतम शासक था, ठीक है। देखिए, अशोक का वास्तविक राज्य सेवक की अगर बात करूं, इसका जो राज्याभिषेक हुआ वास्तविक, यानी कि इसका वास्तविक राज्याभिषेक की अगर बात की जाए, वास्तविक राज्याभिषेक जो हुआ था वो हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, 269 ईस्वी पूर्व में। देखिए, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, ठीक है। तो पुराणों में जो कहा गया है, अगर बात करूं पुराणों में अशोक को जो कहा गया है वो अशोकवर्धन कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? अशोकवर्धन, ठीक है, तो अशोकवर्धन कहा गया है। देखिए, ये सम्राट बनने से पहले अशोक जो था उज्जैन का राज्यपाल था, ठीक है। अगर बात करूं राज्याभिषेक से पहले, तो राज्याभिषेक से पहले यानी कि सम्राट बनने से पहले, ठीक है, से पूर्व ये जो था उज्जैन का शासक था, ठीक है। क्या था? उज्जैन का उज्जैन का राज्यपाल था, ठीक है, राज्यपाल था कहाँ का? उज्जैन का, ठीक है, तो उज्जैन का राज्यपाल था। अगर बात आती है भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया, तो सर्वप्रथम अशोक ने किया था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का जो प्रचलन किया वो अशोक ने किया, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन, तो किसने किया? अशोक ने किया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान कर लेना है, नोट कर लेना है। देखिए, अशोक अभिलेखों में अशोक को देवनापिर्य यानी कि देवनामपिर्य या देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि आपका या तो देवनामपिर्य या आपका देवनाम प्रियदर्शी देवनाम प्रियदर्शी के नाम से काय में जाना जाता है, तो अशोक के अभिलेखों में, ठीक है, अशोक के अभिलेखों में, ठीक है, अभिलेखों में अशोक को, ठीक है। तो ये पूछ लेता है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना है। उसके बाद बात आती है, देखिए, इसने 8वें वर्ष यानी कि अपने राज्याभिषेक से 8वें वर्ष यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। काय पर आक्रमण किया?
कलिंग पर आक्रमण। ठीक है, आक्रमण किया अशोक ने, कलिंग पर आक्रमण किया। इसका पता कहाँ से चलता है? कलिंग पर आक्रमण किया अशोक ने, ठीक है, 261 पूर्व में। अब इसका पता चलता है 13वें शिलालेख से, इसका पता चलता है। ठीक है, 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख से पता इसका चलता है। ठीक है, क्योंकि अशोक के कलिंग विजय प्राप्त की थी, चलता है कि अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, कलिंग विजय प्राप्त करी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात क्या हुआ? युद्ध के पश्चात, यानी कि कलिंग युद्ध के पश्चात की अगर बात की जाए, कलिंग युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भैरी घोष त्याग कर धर्म घोष को अपनाया। ठीक है, इसने क्या किया? भैरी घोष को त्याग कर, यानी कि भैरी घोष को त्याग दिया इसने, भैरी घोष को त्याग कर इसने धर्म घोष अपनाया। ठीक है, धर्म घोष अपनाया। ठीक है, देखिए, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक भगवान शिव की पूजा करता था। ठीक है, बौद्ध धर्म से पहले क्या करता था? भगवान शिव की पूजा करता था। ठीक है, भगवान शिव की पूजा। ठीक है, तो इसके बाद जो पूछता है इसमें आपका, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, अशोक को जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? अशोक को, जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था अशोक को, वो क्या था? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। ठीक है, किसने किया था? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। ठीक है, बौद्ध भिक्षु ने। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है जो पूछता है अशोक की माता का नाम। देखिए, अशोक की माता के नाम की अगर बात करूं, अशोक की माता का नाम जो था वो सुभद्रांगी था। ठीक है, अशोक की माता का नाम की अगर बात करूं, अशोक की माता, तो इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है, क्या था? सुभद्रांगी था। अशोक की पत्नियां की अगर बात करूं, इसकी पत्नियां अगर बात करूं पत्नियों की, तो इसकी 2 पत्नियां थी। ठीक है, एक का नाम था असिमित्रा और कारुबाकी। ठीक है, असंधमित्रा और कारुबाकी। ठीक है, इसकी 2 पत्नियां थी। अगर बात करूं पुत्र की, अशोक के पुत्र की, तो इसका पुत्र एक था महेंद्र, महेंद्र जो था ये पुत्र था नाग देवी से। ठीक है, किससे था? अन्य पत्नी थी इसकी एक, नाग देवी से महेंद्र। ठीक है, नाग देवी से कौन था? महेंद्र। तो अन्य पत्नी थी इसकी ये, अन्य पत्नी थी। ठीक है, तो और इसका दूसरा पुत्र था
सॉरी, संघमित्री एक इसकी पुत्र नहीं था, दूसरी क्या थी इसकी पुत्री थी। ठीक है, संघमित्रा, संघमित्रा। ठीक है, तो ये इसकी पुत्री थी। उसके बाद जो इसमें पूछता है वो पूछता है, देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो भेजा था अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका, जो श्रीलंका भेजा था, तो वो किसे भेजा था, यानी कि अपने पुत्र और पुत्री को। ठीक है, पुत्र कौन था इनका, महेंद्र। ठीक है, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो ये पूछ लेता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, नोट कर लेना। देखिए, अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत की अगर बात करूं, अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत की अगर बात करूं तो प्रमुख सिद्धांत जो थे वो थे बड़ों का आदर। ठीक है, बड़ों का आदर और छोटों के प्रति उचित व्यवहार, छोटों के प्रति उचित व्यवहार, व्यवहार, सत्य भाषण, सत्य भाषण, अहिंसा, दान, पवित्र जीवन, पवित्र जीवन, सत्य, शुभ कर्म और धार्मिक सहनशीलता, धार्मिक सहनशीलता। ठीक है, तो ये अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे। चलिए, ये तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए जितने भी हैं सारे मोस्टेंट को नोट करते चलें। उसके बाद आते हैं अशोक के प्रमुख अभिलेख के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं अशोक के प्रमुख अभिलेख के बारे में। अशोक के प्रमुख अभिलेख, अशोक के प्रमुख अभिलेख की अगर बात करूं, देखिए, अशोक के अभिलेख को जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख को, अभिलेख की अगर बात करूं, अभिलेख, तो अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया था। इसमें एक था आपका शिलालेख, शिलालेख, दूसरा था इसमें स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख, और तीसरा था इसमें गुहा लेख, गुहा लेख। ठीक है, तो 3 इसमें बांटा गया था। अब आगे बात आती है जो पूछता है, देखिए, शिलालेख में अगर बात करूं, शिलालेख की, शिलालेख, तो शिलालेख में क्या है, शिलालेख में अशोक की धार्मिक यात्राओं, यानी कि शिलालेख में क्या है आपकी अशोक की धार्मिक यात्राओं। ठीक है, अशोक की धार्मिक यात्राओं, धार्मिक यात्राओं, धर्म के नियमों, अहिंसा की नीति के विषय में लिखा गया है। ठीक है,
अहिंसा की नीति के विषय में लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो बृहद शिलालेखों की संख्या है, उसके बाद पूछता है बृहद शिलालेखों की संख्या। तो यहाँ पे बात करूँ बृहद शिलालेखों की संख्या, शिलालेखों की संख्या, तो इनकी जो संख्या है वो 14 है। ठीक है, कितनी है? 14 है। जो आपके 8 स्थलों पे, यानी कि जो 8 विभिन्न स्थलों पर है। ठीक है, यानी कि क्या है? 8 विभिन्न स्थलों पर है। ठीक है, ठीक है, जो विभिन्न 8 स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इसमें अगर बात करूं तो एक था इसमें आपका शाहवाजगढ़ी। ठीक है, शाहवाजगढ़ी, शाहवाजगढ़ी। दूसरा था आपका मानसेहरा, मानसेहरा। तीसरा स्थान है इसमें आपका गिरनार, गिरनार। चौथा है धौली। पांचवा है कालसी। छठा है जौगढ़। सातवां है सोपारा। और आठवां है एंटगुड़ी। ठीक है, तो ये 8 स्थल हैं जहाँ से जो ये शिलालेख हैं प्राप्त हुए हैं, 14 शिलालेख। ठीक है, एंटगुड़ी, तो यहाँ से ये स्थान से ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछता है, देखिए गिरनार, कालसी और मेरठ के अभिलेख क्या है? आपके ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, यानी कि आपका गिरनार, गिरनार, कालसी, कालसी और मेरठ के अभिलेख। ठीक है, और आपके मेरठ के अभिलेख, ये जो हैं ये अभिलेख कायम है आपके ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ये जो अभिलेख हैं कायम है आपके अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना है जो आपके पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है दीर्घ स्तंभ लेखों की। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ दीर्घ स्तंभ लेखों की, दीर्घ स्तंभ लेखों की, ठीक है, दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या की अगर बात करूं तो दीर्घ स्तंभ लेख जो हैं आपके ये 7 हैं। ठीक है, अगर इनकी बात करूं कितनी है लेख संख्या की, अगर बात की जाए लेख संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, जो आपके काय में हैं 7 हैं। जो आपके देखिए इसमें से 6 जो हैं, 6 आपके पासम स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं। ठीक है, कुल कितने हैं आपके? संख्या कितनी है कुल की अगर बात करूं तो 7 है। ठीक है, 6 पाषाण स्तंभ पर उत्कीर्ण हैं। ठीक है, 6 क्या हैं? पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, पाषाण स्तंभों पर। स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जितने भी हैं मोस्ट हैं इनको नोट करते चलें। उसके बाद इससे पूछता है जो प्रयाग स्तंभ लेख है तो वो आपका कौशाम्बी में स्थित था। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख
प्रयाग स्तंभ लेख जो था ये आपका प्रारंभ कहाँ था? कौशाम्बी में। ठीक है, कहाँ था? कौशाम्बी में, प्रारंभ में। उसके बाद जिसे बाद में आपका इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया? इलाहाबाद के किले में। ठीक है, तो बाद में प्रारंभ यह था, बाद में इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। ठीक है, इलाहाबाद किले में। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। ठीक है, अकबर द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये नोट कर लेना है, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है। चलिए आगे बात करता हूँ। आगे बात आती है, देखिए सारनाथ और सांची के लघु स्तंभों में लेखों में अशोक ने अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना है, ये भी पूछ लेता है। यानी कि जो पूछता है इसमें, यानी कि सारनाथ एक था आपका, सारनाथ दूसरा है सांची के लघु स्तंभ, सांची के लघु स्तंभ। तो यहाँ पे सांची के लघु स्तंभ, सांची के लघु स्तंभ। तो सांची के लघु स्तंभ में जो इसने दिया है, संघ भेद रोकने का आदेश दिया है। ठीक है, अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है, संघ भेद रोकने का आदेश। ठीक है, इसमें आदेश दिया है। उसके बाद इसमें आता है कौशाम्बी स्तंभ लेख को। देखिए कौशाम्बी स्तंभ लेख को जो कहा जाता है वो रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को, कौशाम्बी स्तंभ लेख को, कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ठीक है, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस अभिलेख में अशोक की पत्नी कारुबाकी तथा उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्योंकि इस अभिलेख में अशोक की पत्नी कारुबाकी और उसके पुत्र था तीवर का उल्लेख है। ठीक है, पुत्र तीवर का उल्लेख है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लेता है। उसके बाद इसमें आता है रुक्मदाई अभिलेख, रुक्मदाई अभिलेख। रुक्मदाई अभिलेख ठीक है, रुक्मदाई अभिलेख की अगर बात करूं तो इसमें अशोक की कर नीति की जानकारी मिलती है। इसमें क्या मिलता है? रुक्मदाई अभिलेख में अशोक की कर नीति। ठीक है, अशोक की कर नीति, ठीक है, अशोक की कर नीति की जानकारी। देखिए इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, इस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, आर्थिक अभिलेख। ठीक है, और यह सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक है, ये कौन सा आपका सबसे छोटा अभिलेख। सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आता है जो पूछता है आपका, देखिए अशोक की राजकोषीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभलेख कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करूं लघु स्तंभलेख की, लघु स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख का मतलब क्या है, अशोक की राजकोषीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं। ठीक है, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं। ठीक है, तो उन्हें लघु स्तंभलेख कहा जाता है। ठीक है, साधारण तौर पर उन्हें क्या कहा जाता है, लघु स्तंभलेख कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछता है गुहा लेख गुफाओं में उत्कीर्ण लेख हैं। ठीक है, गुहा लेख गुफाओं में उत्कीर्ण लेख हैं। ठीक है, गुफाओं में उत्कीर्ण लेख हैं। ठीक है, तो ये हो गया। गुहा लेख क्या है, धार्मिक सहिष्णुता का परिचालक है। ठीक है, ये क्या है, गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। तो आज मैंने देखिए जितने भी इसमें आपके सारे मोस्ट पॉइंट थे कुछ करा दिए हैं। तो टाइम के अभाव में हम इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लें, आपके लिए सारे मोस्ट हैं ये। और उससे पहले अगर आपने पहली क्लास नहीं ली है तो पहली क्लास को भी देख लीजिए। मैंने उसके पहली क्लास में आपको इसमें मौर्य वंश से जितने भी संबंधित है क्वेश्चन पहले भी करा दिए थे। तो डिस्कशन में चाहे प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर पहली क्लास को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कल के टॉपिक में यहाँ से अभी जो बचा है अशोक का, उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।